Hey everyone, welcome back to my channel. I'm Dr. Priyanka and today I'm going to share some important tips on how to prepare for AIA PGT 2021. So without wasting our time, let's start with the very first and the important tip, and that is अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. यस, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन से पहले आपको उस एग्जाम का पैटर्न पता होना बहुत ज़रूरी है. नॉट ओनली फॉर AIPGT, कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, कौन से एरिया से क्वेश्चंस ज़्यादा कवर होते हैं, कौन से एरिया से क्वेश्चंस कम कवर होते हैं. इसलिए किसी भी एग्जाम का पैटर्न पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है. अगर मैं AIPGT की बात करूँ तो 2020 यानी 28 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो है, अगर संहिताज की मैं बात करूं तो मेजर संहिताज यानी कि जो चरक, सुश्रुत और वाग्भट में से चरक में से ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चंस कवर हुए थे, सुश्रुत से ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चंस कवर हुए थे एंड वाग्भट से अराउंड 8 क्वेश्चंस जो है वो कवर हुए थे. और चरक की भी अगर मैं बात करूं तो उसमें से सूत्र स्थान एंड चिकित्सा स्थान पर ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे और सुश्रुत संहिता में से भी सूत्र स्थान से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, जो है शारीर स्थान से भी क्वेश्चंस आए थे मैक्सिमम, एंड उत्तर तंत्र से भी अराउंड 7 to 8 क्वेश्चंस आए थे. तो और अष्टांग की बात करूं तो अष्टांग से मेजर जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमेशा सूत्र स्थान से ज़्यादा पूछे जाते हैं. तो अराउंड 8 क्वेश्चंस जो है वो वाग्भट से भी आए थे. ये बात हो गई हमारी मेजर संहिताज की. अगर मैं माइनर संहिताज की बात करूं तो माइनर संहिताज में जो है काश्यप काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. अभी 2-3 साल से देखिए काश्यप से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आने लग गए हैं. तो काश्यप संहिता से भी अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस कवर हुए थे. और अगर मैं बात करूं रसरत समुच्चय से भी जो है ऑलमोस्ट 4 to 5 क्वेश्चंस, भाव प्रकाश से भी 5 क्वेश्चंस के आसपास कवर हुए थे. तो जो है ये होगी लघुत्रय की बात. तो एक तरह से आपको एक एनालाइज मिल गया कि मुझे कौन से संहिता का कौन सा स्थान जो है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मुझे ज़्यादा फोकस करना है और मुझे ज़्यादा उसको रिविजन में रखना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चरक की बात करूं तो आपको जो है सूत्र स्थान और चिकित्सा स्थान उसको ज़्यादा बार आपको रिवाइज करना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे और न्यू क्वेश्चंस बनेंगे. इसलिए आपको उन स्थान को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, ज़्यादा टाइम देना है और ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है. अगर मैं सुश्रुत की बात करूं तो वहां से आपको सूत्र स्थान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. किसी भी जो संहिता का सूत्र स्थान काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो वो तीनों ही संहिताज हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, तीनों का जो है वो सूत्र स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो आपको ध्यान रखना है कि आप सूत्र स्थान जो है उसको थोड़ा सा, आप किसी भी संहिता का पढ़ें तो आप उसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ें. ये देखिए, ये जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, यहाँ पे जो है संहिताज का थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन है कि चरक में से कितने क्वेश्चंस आए थे, तो उसका सूत्र में से कितने आए थे, निदान में से कितने आए थे, विमान में से कितने आए थे. इसी तरह आप देखिए सुश्रुत संहिता का भी देख लीजिए कि उसमें से सूत्र में से कितने आए थे, विमान में से कितने, विमान बोल रही हूँ, निदान में से कितने आए थे, शारीर में से कितने आए थे, चिकित्सा में से, कल्प में से कितने कवर हुए थे, उत्तर में से कितने कवर हुए थे. इसी तरह अष्टांग का देख लीजिए और जो है माइनर संहिताज का देख लीजिए. और आपको साइड में जो है वो सब्जेक्ट्स का भी जो है आपको यहाँ पर मिल जाता है कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन जो है यहाँ पर कवर किए थे. थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है कैलकुलेशन में, लेकिन ये आपको एक आउटलाइनिंग दे रहा है कि आपको जो है वो किस एरिया में ज़्यादा मेहनत करनी है और किस एरिया को अगर आपने थोड़ा कम टाइम दिया तो भी चलेगा. So move on to the next and the second tip for preparation strategy is writing down your goal. Yes, हमेशा जो है किसी भी प्रिपरेशन के दौरान आपको छोटे गोल्स बनाने चाहिए, छोटे टारगेट्स बनाने चाहिए और उनको अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए. और जब भी हम टारगेट बनाए तो हमें ध्यान रखना है कि वो लंबे समय का टारगेट नहीं होना चाहिए. जैसे आपने 3 महीने का टारगेट एक साथ बना लिया, 5 महीने का टारगेट, तो ऐसे नहीं करना है. आप 15-15 डेज के छोटे छोटे टारगेट्स बनाइए और उन्हें अचीव करिए. छोटे टारगेट्स का फायदा क्या होता है, जब आप छोटे टारगेट्स बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा, आपने एक टारगेट बनाया कि आपने चरक का जो है आपको सूत्र स्थान एंड शारीर स्थान, आपको 2 स्थान है या आपको 15 डेज में कवर करने हैं विद MCQs. जब आप 15 डेज में ये दोनों स्थान इजीली कवर कर लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है. वो कॉन्फिडेंस आपको, आप जो नेक्स्ट टारगेट बनाने वाले यानी कि जो नेक्स्ट 15 डेज का जो आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि आपने इसको इजीली अचीव कर लिया तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा उसमें हो सकता है आप थोड़े से और ज़्यादा जो है स्थान इसमें इंक्लूड करें, यानी कि आप उसमें चरक जो है और शारीर का रिविजन इंक्लूड करें, प्लस आप उसमें निदान, विमान जो है और सिद्ध स्थान ऐड कर दें.
तो ये जो छोटे टारगेट्स का फायदा यही होता है कि एक टारगेट अगर हम जो है कवर करते हैं तो हमें उससे कॉन्फिडेंस मिलता है, और हमारा जो दूसरा टारगेट होता है वो और हम कॉन्फिडेंस से उसको कवर करते हैं, और यही कॉन्फिडेंस जो है वो आपको पूरे जो प्रिपरेशन का जो टाइम होता है वहाँ पे मेंटेन रखना होता है। यही कॉन्फिडेंस होता है जो आपको एकदम पॉजिटिविटी देता है। इसलिए हमेशा छोटे टारगेट्स बनाइए एंड उनको जो है वो कवर करने की कोशिश कीजिए। अगला जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है AIPGT प्रिपरेशन टिप्स में वो है टाइम मैनेजमेंट। तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट जो है वो एक बहुत ही मेजर फैक्टर प्ले करता है आपकी सक्सेस में। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आपने प्रॉपरली अपने टाइम को मैनेज किया है सभी पार्ट्स को कवर करने के लिए, मीन कि आपने जो है संहिता वाला पार्ट भी कवर करना है डेली, आपको जो है सब्जेक्ट वाला पार्ट भी डेली कवर करना है, और आपको MCQ प्रैक्टिस भी डेली करनी है। तो आपको अपनी फिजिबिलिटी के अनुसार जो है एक टाइम टेबल बनाना है कि मैं इतने से इतने समय तक संहिता पढ़ूंगा, मैं इतने से इतने समय कोई भी एक सब्जेक्ट कवर करूंगा, और मैं इतने से इतने समय तक जो है वो एटलीस्ट 100 to 200 क्वेश्चंस आपको जरूर लगाने हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक दिन में इतना टाइम निकाल पाएं कि आप तीनों सेक्शंस को जो है वो जो है उस पर आप मेहनत कर पाएं, तीनों सेक्शंस को कवर कर पाएं। और देखिए, कुछ लोग होते हैं जो फाइनल ईयर से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो इंटर्नशिप में आके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं, और कुछ लोग जो है वो 1 साल का ड्रॉप लेके फिर प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो तीनों लोगों का जो है, यानी कि तीनों अलग अलग कैटेगरी के जो स्टूडेंट्स हैं उनका टाइम मैनेजमेंट अलग होगा। तो कभी किसी को कॉपी नहीं करना है, अपने हिसाब से कि आपको कितना समय मिलता है और उस मिले हुए समय में आप कितना यूटिलाइज कर पाते हो, अपने जो टाइम है उसको पढ़ाई में कितना इनपुट कर पाते हो, वो इम्पॉर्टेंट होता है। वही है टाइम मैनेजमेंट। फॉर एग्जाम्पल, जिन चीज़ों को करने में आपको पहले 1 घंटा लगता था उनको आप सिर्फ आधे घंटे में फिनिश करिए, और जो बचा हुआ आधा घंटा है वो आप पढ़ाई में लगाइए, वो आप अपनी जो है प्रिपरेशन को दीजिए। तो ये होता है टाइम मैनेजमेंट। तो आपको जितना हो सके उतना जो है टाइम अपनी पढ़ाई को देना है, और दूसरे जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है आपको पहले जिनमें टाइम लगता था उसको आप आधा कर दीजिए, हाफ टाइम उसको कवर करने की कोशिश कीजिए। सभी चीज़ों को जो है वो इक्वली टाइम देना है आपको। जो है देखिए, MCQ प्रैक्टिस का क्या फायदा होता है। अगर आप डेली 100 to 200 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं और हमेशा MCQs प्रैक्टिस के लिए आप अपना AIPGT का ही जो पैटर्न है कि यानी कि आपको 2 घंटे मिलते हैं 120 क्वेश्चंस करने के लिए, तो आप इसी पैटर्न में एग्जाम की जो है वो MCQs की प्रैक्टिस करें, क्योंकि यह आपको जो है जब आप एग्जाम देने बैठोगे तब आपको ये चीज़ हेल्प करेगी कि आप उतने समय में जो है अपना पेपर कंप्लीट करके आप उसको रिवाइज भी कर पाओगे। तो इसलिए टाइम को अभी से जो है मैनेज करना सीखना है। टाइम का अभी से इम्पोर्टेंस आपको देखने की 2 घंटे में मुझे जो है 120 MCQ से मुझे कैसे भी करके जो है वो फिनिश करने। हो सकता है इनिशियल डेज में आपसे ना भी हो पाए, बट कोशिश करनी है कि जितना जल्दी आप जो है वो 2 घंटे में 120 क्वेश्चंस कवर कर पाए उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। तो इसलिए MCQs प्रैक्टिस को भी आपको फोकस करना है। यहाँ पर आपको संहिता जो है उस पर भी ध्यान देना है, आपको सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देना है। नेक्स्ट टिप फॉर AIPGT प्रिपरेशन इज स्मार्ट स्टडी। यस, स्मार्ट स्टडी जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है अगर आप प्रिपरेशन करें, क्योंकि हमारे पास 1 साल है। 1 साल में जो है हमें हमारी जो स्ट्रेटेजी होती है वो हमेशा अलग होती है, यानी कि फर्स्ट 6 मंथ आपकी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, नेक्स्ट 3 मंथ्स की स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए, और उसके नेक्स्ट जो 3 मंथ्स है उसकी स्ट्रेटेजी अलग होनी चाहिए। अगर मैं 2021 की बात करूं जो अभी आने वाली है, तो मे बी जुलाई के आसपास जो है वो एग्जाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो देखिए हमारे पास कितना टाइम है, हमारे पास 6 to 7 मंथ है। तो हमें उन 7 मंथ को डिवाइड करना है 3 पार्ट में, यानी कि हमें फर्स्ट जो पार्ट है उसमें हमें ऑलमोस्ट सारा सब्जेक्ट जो है वो कवर करने की कोशिश करनी है। मेजर संहिताज जो है वो आप कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद जो नेक्स्ट है उसमें आपको रिविजन थोड़ा सा ज़्यादा रखें, और जो बचा हुआ पार्ट है जो आप फर्स्ट पार्ट में कवर नहीं कर पाए आप उनको कवर करने की कोशिश कीजिए। और जो थर्ड पार्ट है, यानी कि जो लास्ट पार्ट होता है, जिस एग्जाम की 1 या 1.5 महीने पहले की बात है, उसमें आपको सिर्फ रिवीजन करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है, सिर्फ रिवीजन और MCQs प्रैक्टिस करनी है। तो आपका जो है जितना भी शेड्यूल होता है आपका, उसको आपको जो है वो इक्वली डिवाइड करके जो है और इक्वली जो है आपको जो है चीज़ों को पढ़ने की कोशिश करनी है। कोई एरिया आपका रह ना जाए, सभी एरियाज जो है आपको कवर करने हैं। तो इस तरीके से जो है आपको स्मार्ट स्टडी करनी है। तो देखिए, स्मार्ट स्टडी के भी कुछ तरीके हैं जिनको अपना के आप अपनी पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं। तो उसमें से देखिए सबसे पहला तरीका है वो है ग्रुप डिस्कशन। स्मार्ट स्टडी का जो पहला तरीका है वो है ग्रुप डिस्कशन। अब ग्रुप डिस्कशन से हमें फ़ायदा क्या होता है और हमें
कैसे करना चाहिए। तो देखिए, ग्रुप डिस्कशन जो होता है उसका फ़ायदा तो एटलीस्ट सबको पता होगा। ग्रुप डिस्कशन में अगर आपने कोई टॉपिक लिया और आपने 4 से 5 लोगों ने मिलकर उस टॉपिक पे एक छोटा सा ही डिस्कशन कर लिया, 1 घंटे का ही डिस्कशन कर लिया, तो आप देखोगे कि वो टॉपिक आपको हमेशा याद रहने वाला है। किसी ना किसी मेमोरी के साथ वो हमेशा आपके जो है एक तरह से जो ब्रेन का जो स्टोरेज सिस्टम है उसमें वो स्टोर रहता है। तो इसलिए हमेशा ग्रुप डिस्कशन को अपनी पढ़ाई में अपनाइए। ग्रुप डिस्कशन आप किस तरीके से कर सकते हैं, अगर आप लोग 4-5 लोग हैं, आप नहीं मिल पा रहे हो तो आप फ़ोन पे भी कर सकते हो। आप कॉन्फ्रेंस कॉल का यूज़ करके जो है आप ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो। वहाँ पर आप अगर कोई भी एक टॉपिक आज ले लिया और आपने उस पर डिस्कशन किया, उसमें क्या होता है कई बार हम कुछ पॉइंट्स को कवर नहीं कर पाते हैं, हो सकता है सेकंड पर्सन जो है उसने उन सभी पॉइंट्स को कवर कर लिया हो। तो ग्रुप डिस्कशन में आपको अपने पॉइंट्स का रिवीजन हुआ, प्लस आपको जो सेकंड पर्सन है उसने जिन पॉइंट्स को कवर किया है उनको भी जानने का मौका मिला। सेम सेकंड पर्सन के साथ भी होता है कि उसने जो पॉइंट्स नहीं कवर किए हो सकता है उसको आपसे कुछ न्यू पॉइंट्स जो है वो पता चल जाए। तो ग्रुप डिस्कशन जो है वो काफ़ी अच्छा तरीका है चीज़ों को लंबे समय तक मेमोराइज करने का, इजीली चीज़ों को याद करने का। तो आप स्मार्ट स्टडी में ग्रुप डिस्कशन को ज़रूर अपनाएं। स्मार्ट स्टडी में अगला जो पॉइंट है वो है रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा हमें हेल्प करती है। अगर हमें कोई टॉपिक है वहाँ से हम बार बार क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं, हम लोग जो है एमसीक्यूज प्रैक्टिस के दौरान कुछ एरियाज ऐसे भी होते हैं जहाँ से हमारे क्वेश्चंस रेगुलरली गलत होते हैं। तो वो आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, आपको उस टॉपिक को अपनी ही वॉइस में रिकॉर्ड कर लेना है। और रिकॉर्ड करने के बाद अब आपको उसको सुनना कब है, तो देखिए उसको कभी भी पढ़ाई के टाइम पे नहीं सुनना है। आपको हमेशा जो है जब आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, जब आप रेस्ट कर रहे हो या कुछ दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो पढ़ाई के अलावा, तब आपको उसको उस ऑडियो को प्ले करना है और सिर्फ सुनना है। उसमें आपको दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है कि क्या है क्या नहीं है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, विद इन अ वीक आपको वो टॉपिक एकदम टिप्स पर याद होगा। विदाउट एफर्ट आपको वो टॉपिक याद होगा और आपके क्वेश्चंस जो है वहाँ से कम गलत होंगे। तो इसलिए रिकॉर्डिंग को आप हमेशा जो है अपने पढ़ाई की स्ट्रेटेजी में रखिए। ये स्मार्ट स्टडी का बहुत अच्छा तरीका है कि आप जो है बिना एफर्ट के, बिना मेहनत के जो है आपको कैसे चीज़ें रिटेन हो रही हैं। तो इसलिए आप रिकॉर्डिंग को रिकॉर्डिंग जो है करिए, उसको जो है सुनिए और अपनी पढ़ाई में जो है इस पार्ट को भी आप इंक्लूड करिए। देखिए, अगला जो पॉइंट है स्मार्ट स्टडी में वो है मेकिंग शॉर्ट नोट्स और निमोनिक्स। यस, निमोनिक्स जो होते हैं वो आप किसी भी तरीके से अपनी खुद की लैंग्वेज में बनाइए। लैंग्वेज अपनी खुद की स्टोरी क्रिएट कीजिए, पिक्चर इमेज क्रिएट कीजिए। देखिए, पिक्चर इमेज स्टोरीज के थ्रू अगर हम पढ़ते हैं, निमोनिक्स के थ्रू हम पढ़ते हैं, तो हमें जो है काफ़ी कम समय लगता है उनको रिकॉल करने में। तो हमेशा जब भी कोई टॉपिक पढ़ो तो एक पिक्चर इमेज बनाने की कोशिश करो कि ये चीज़ ऐसी है तो ये चीज़ ऐसी है। ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो आपको उतना ही कम समय लगता है, आपको रिकॉलिंग में बहुत इजी हो जाता है। इसलिए जो है कभी भी कुछ चीज़ पढ़ो तो उसके अगर आपसे निमोनिक्स बन जाए तो आप निमोनिक्स बनाइए, नहीं तो शॉर्ट छोटे छोटे नोट्स बनाकर जो है आप अपने टेबल के सामने लगा सकते हैं। और आपको नोट्स लगाने के बाद पूरे दिन नोट्स को रिवाइज नहीं करना है। सिर्फ आप अपने 2 रूल बनाइए कि आप जब मॉर्निंग में उठेंगे तब आपको उठते ही वो छोटे नोट्स जो आपने दीवार पे लगाए हुए हैं वो आपको रिवाइज करने हैं, और रात में जब आप सोने जा रहे हो उससे पहले आपको एक बार जो है उनको रिवाइज कर लेना है। उसके बीच में आप उनको रिवाइज नहीं करना है आपको। तो देखिए, ये तरीका होता है उन शॉर्ट नोट्स को भी याद करने का कि बिना मेहनत के जो है आपको वो शॉर्ट नोट्स सारे याद हो गए। एक रिकॉर्डिंग हो गया, रिकॉर्डिंग से भी आपको जो है काफ़ी कम समय में जो है पढ़ाई का जो टाइम होता है उसमें आपका वेस्ट नहीं होगा। कोई टॉपिक बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप उसको रिकॉर्ड करके जो है इजीली याद कर सकते हो। एक होता है ग्रुप डिस्कशन। तो कोई टॉपिक आप उसको जो है बहुत लंबे समय तक या बहुत बड़ा है जो है उसमें बहुत सारे जो है वो डिफिकल्ट चीज़ें हैं उस टॉपिक में, तो अब उसको कैसे याद किया जाए, तो हम एक ग्रुप डिस्कशन प्लान करते हैं और उस ग्रुप डिस्कशन में जो है हम पूरी पॉइंट्स को रखेंगे और हमें जो है चीज़ें इजीली याद हो जाएंगी। तो स्मार्ट स्टडी आपको ज़रूर करनी है, इस मेथड को आपको ज़रूर अपनाना है अपनी पढ़ाई के दौरान, अपनी प्रिपरेशन के दौरान, एंड यू विल सी अ ग्रेट रिजल्ट फ्रॉम दिस। So our next point in AIPGT preparation tips is revision. Yes, revision is a key of success आप बोल सकते हैं। देखिए, रिवीजन अगर आप नहीं करोगे तो आपने कितनी भी मेहनत करी हो, कितनी भी पढ़ाई करी हो, आपके सिलेक्शन में एक क्वेश्चन मार्क हमेशा
रहेगा। लेकिन अगर आपने चीज़ों को प्रॉपर रिवीजन किया है, देखिए रिवीजन के लिए आपको साइकिल्स बनाने होते हैं, यानी कि आपको पहले हर 3 दिन में रिवीजन करना है, हर हफ्ते में रिवीजन करना है, हर 15 डेज में रिवीजन करना है, मंथली रिवीजन हो गया, वीकली रिवीजन हो गया। तो ये आपको एक रिवीजन का साइकिल खुद से बनाना है। चीज़ों को पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो, पढ़ो, रिवाइज करो। सिर्फ पढ़ते ही नहीं जाना है कि अगर सूत्र स्थान कंप्लीट कर रहे हैं तो हम सिर्फ पढ़ते हुए जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, पीछे पलट के ही नहीं देख रहे हैं कि हमने जो पढ़ा था वो हमें याद है कि नहीं है। इसलिए चीज़ों को जो है वो रिवाइज के लिए 5 चैप्टर्स पढ़िए, फिर उनको रिवाइज करिए, फिर पढ़िए, फिर रिवीजन करिए। तो फिर वीकली रिवीजन करिए, फिर मंथली रिवीजन करिए, फिर जो है 15 डेज में रिवीजन करिए। तो देखिए रिवीजन का साइकिल आपको हमेशा अपने साथ लेके चलना है प्रिपरेशन के दौरान। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें ये जो रिवीजन होता है वो हमें कब हेल्प करता है, रिवीजन जब हम एग्जाम में, जब हम किसी भी एमसीक्यू को सॉल्व करते हो आप, तो आपको जो रिवीजन कैसे हेल्प करेगा कि उस क्वेश्चन को आपने पढ़ा और उस क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको आंसर क्लिक होना चाहिए। आपका रिवीजन इतना परफेक्ट होना चाहिए कि आपने जिस क्वेश्चन को पढ़ा आपको ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि इसका ऑप्शन क्या है। तो ऐसे रिवीजन के लिए आपको जो है वो एक शेड्यूल बनाना ज़रूरी है कि मुझे इतने इतने डेज में रिवीजन करना है, मुझे इतना पार्ट पढ़ के पहले मुझे पुराने वाले पार्ट को रिवाइज करना है, तभी मुझे न्यू पार्ट लेना है या न्यू चैप्टर जो है वो लेना है। पहले पुराने चैप्टर्स को अच्छे तरीके से रिवाइज करूंगा। रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि आप दोबारा से चीज़ों को लाइन टू लाइन पढ़े। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बस आपको देखना है कि इस पेज में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने मार्क किए थे, केवल उन पार्ट का रिवीजन करिए। लाइन टू लाइन रिवीजन आपको नहीं करनी, क्योंकि उसमें काफ़ी टाइम लगेगा, फिर तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे। इसलिए हमेशा जो है जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो उस चैप्टर का या उस पर्टिकुलर पेज का, उसको आप रिवाइज करते हुए जो है वो आप आगे बढ़िए। तो रिवीजन जो है वो बहुत ज़रूरी है। रिवीजन के साइकिल्स जो है आपको जितने ज़्यादा होंगे उतने आप परफेक्ट बनते जाओगे अपनी पढ़ाई में। इसलिए रिवीजन को आपको हमेशा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बना के चलना है और कभी भी आलस नहीं करना है रिवीजन में कि यार मुझे नहीं करना है, आता तो है मुझे, तो मुझे रिवीजन नहीं करना है। जो पार्ट नहीं याद हो रहा है उसकी मैक्सिमम रिवीजन करनी है, जो पार्ट याद है अच्छे से, जो एरिया स्ट्रांग है उसको भी निगलेक्ट नहीं करना है, उसको भी एटलीस्ट वीकली एक बार रिवाइज ज़रूर करना है। और जो पार्ट टफ लगता है, जहाँ से आप क्वेश्चंस गलत कर रहे हो, उसको आपको वीक में 2 बार रिवाइज करना है। तो इस तरीके से जो है आपको अपने छोटे एरियाज को जो है रिवीजन करते हुए जो है आगे बढ़ना है। अगला जो हमारा पॉइंट है एआईपीजीटी प्रिपरेशन टिप्स में, वो है कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना पूरी पढ़ाई के दौरान, पूरे प्रिपरेशन के दौरान काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये बिल्कुल नहीं कि अगर आज आपने 10 घंटे पढ़ाई करी है तो कल आपको 10 घंटे ही पढ़ाई करनी है, और बाई चांस हमसे पढ़ाई नहीं हो पाई तो फिर आपको डिप्रेशन में चले जाना है कि ओ शायद मुझसे तो पढ़ाई हो ही नहीं रही है, मैंने कल 10 घंटे पढ़ाई किया था, आज तो मैं सिर्फ 6 घंटे पढ़ाई कर पाया हूँ। तो देखिए इस तरह की टेंशन आपको बिल्कुल नहीं लेनी है। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि आप जिस दिन आपके पास कभी कभी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट हो जाती हैं कि आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हो गया या कुछ भी हो गया इस प्रिपरेशन के दौरान, हम नहीं चाहते हुए भी हमें जो है वो दूसरी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना पड़ता है। तो आप इतना टाइम ज़रूर निकालें कि आप थोड़ा क्वेश्चन संहितास का, थोड़ा सब्जेक्ट का, और एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चंस नहीं हो पा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं हो पा रहा है, तो एक सेट जो है क्वेश्चन पेपर का आप ज़रूर सॉल्व करें। कोई सा भी दिन आपका ऐसा बिल्कुल नहीं जाना चाहिए जब आपने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है, आपने कुछ भी पोर्शन जो है संहिता का, सब्जेक्ट का या एमसीक्यूज की प्रैक्टिस नहीं करें हैं, तो आपको ऐसा कोई भी दिन नहीं जाना चाहिए। यही कंसिस्टेंसी है कि हमें डेली पढ़ाई करनी है, डेली एक शेड्यूल बनाना है, और डेली शेड्यूल को जो है एटलीस्ट 50% जो है उसको कवर करने की कोशिश करनी है। वैसे तो आपको 100% ही कवर करना है, लेकिन कभी कभी नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट 50% तो आप उसका कर ही पाओ, इतना टाइम तो आप निकाल ही पाओ। क्योंकि चीज़ें क्या होती हैं, प्रायोरिटी की बात होती है। अगर हमने हमारी पढ़ाई को प्रायोरिटी दे दी तो हम कैसे भी करके हम जो है उतना टाइम ज़रूर निकाल लेते हैं कि हमें 3 से 4 घंटे की पढ़ाई हम ज़रूर कर पाते हैं सभी काम को करने के बाद भी। तो हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में प्रिपरेशन को सबसे ऊपर रखना है। बाकी जो एक्टिविटीज़ अगर प्रिपरेशन के दौरान, क्योंकि लंबा समय होता है, तो आप एकदम फोकस्ड होकर डेली आपका जो टाइम है एक कमरे में बंद करके आप पढ़ाई नहीं कर सकते हो सकता है कभी कहीं जाना पड़ जाए। तो आपको जो है आपको ध्यान रखना है कि आप इतना टाइम ज़रूर निकालें कि आप अपनी पढ़ाई का जो पार्ट है उसको ज़रूर डेली कवर करें। डेली पढ़ाई करना ज़रूरी है, डेली चीज़ों को कवर करना ज़रूरी है। तो कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू शुड फॉलो द कंसिस्टेंसी थ्रू आउट योर प्रिपरेशन डेज अप टू
कब तक आपको करना है? जब तक आप एग्ज़ाम देने नहीं बैठ जाते हो। आप एग्जामिनेशन हॉल में चले जाते हो, एग्ज़ाम से एक दिन पहले तक आपको जो है कंसिस्टेंट रहना है एकदम पढ़ाई में। डेली पढ़ाई करनी है, डेली फोकस करना है, डेली जो है चीज़ों को करते रहना है। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. So our last and the most important tip for AIPGT preparation is motivation. मोटिवेशन एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है. तो आपको जो है मोटिवेशन है क्या? मोटिवेशन एक एनर्जी है, एक पावर है जो आप अंदर से फील करते हैं. तो मोटिवेशन के लिए आपको कभी भी किसी दूसरे पर्सन पे डिपेंड नहीं रहना क्योंकि समवन एल्स विल कम एंड मोटिवेट यू. आपको खुद को मोटिवेट करना है. जिस पूरी जर्नी होती है प्रिपरेशन की, इस दौरान आपको जो है वो खुद को मोटिवेट करते रहना है बीच बीच में. और उसके लिए आप बहुत सारे मेथड्स का यूज़ कर सकते हो. फॉर एग्जांपल आप मोटिवेशनल वीडियोस देख लीजिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लीजिए, है ना. अपने पेरेंट्स के पास जाकर जो है उनसे थोड़ा जो आप इंटरेक्ट कर सकते हो. आप खुद से इंटरेक्ट कर सकते हो, खुद को मोटिवेट कर सकते हो कि आप कर सकते हो. नथिंग इज इम्पॉसिबल. ऐसे कुछ थॉट्स हैं जो आप अपने दिमाग में लाकर अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो. तो मोटिवेट आपको करते रहना है ताकि आप एक एनर्जी के साथ अपनी पढ़ाई करें. और जब आप अपने दिन की शुरुआत एक एनर्जी से करते हो ना, तो आपका पूरा दिन एक पॉजिटिव वे में जो है वो कंडक्ट होता है. तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने आप को कैसे मोटिवेट करते रहें, आप अपने आप को कैसे एनर्जाइज फील करवाएं. तो उसके लिए आपको जो भी हो सकता है, आपको जो है ऐसे थॉट्स पढ़ने पड़ जाए जहाँ पर आपको मोटिवेशनल मिले. ऐसी बुक्स हो सकता है, बुक्स की कोई ऐसा चैप्टर हो जहाँ पर आप उस चैप्टर में आपको कुछ मोटिवेशन फील हो तो वो बुक पढ़ लीजिए. लेकिन मोटिवेशन आपको रखना है क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है जब हम लेजी हो जाते हैं और फिर हमें जो है एग्जॉस्ट फील करते हैं, हमें पढ़ने का मन नहीं करता है. तो उस फेज में आप ना जाए, इसलिए आपको मोटिवेट अपने आप को जो है वो रेगुलरली करते रहना है. तो मोटिवेशन को आप अपनी स्टडी का एक हिस्सा बनाकर ज़रूर आप जो है प्रिपरेशन करें. So students, always believe in yourself. You have the ability to do any kind of work, whether it is tough or easy. So be confident and work hard to get your dreams. So that's all from the today's video. If you like my video, please hit the like button, share, and do not forget to subscribe my channel. So thank you so much and a very, very happy new year to all of you.